हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। यूपी कोऑपरेटिव बैंक का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें एक सब्जेक्ट है कोऑपरेटिव। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजी वाले वीडियो में भी बोला था कि मैं इसका कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। यहाँ पे हम लोग इसके फर्स्ट सेशन की बात कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव। सिलेबस की बात करें तो ये हमारा सिलेबस है कोऑपरेटिव्स का, जैसे कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ये हम लोग यूनिट 1 कर रहे हैं इस वीडियो में, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। बाकी एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अलग अलग यूनिट्स में। इसके अलावा जब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग अलग से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की भी बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, बट आपके एग्जाम में मुझे कहीं ना कहीं तो यहाँ पे डालना पड़ेगा यूसीबीस को। तो यूसीबीस के बारे में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के अंदर अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोऑपरेटिव होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्यों होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है ना, कोऑपरेटिव से हमारा मतलब होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी चीज की हो सकता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की हो सकता है फाइनेंस की हो सकता है कि फाइनेंस की जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है वो अपने आप में एक कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है कि फर्टिलाइजर्स की किसी भी चीज की कोऑपरेटिव हो सकती है, डेयरी की हो सकती है। तो ये अपने आप में एक वॉलंटरी और ऑटोनोमस एसोसिएशन होती है। तो एक पर्टिकुलर टाइप के इंडिविजुअल जो किसी एक चीज के कोऑपरेटिव को फॉर्म कर रहे हैं, वो लोग आपस में मिलते हैं और एक कॉमन इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल नीड के लिए एक जॉइंटली ओन्ड एंटरप्राइज बनाते हैं। वो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना। तो इसमें बात आती है कोऑपरेशन की। कोऑपरेशन क्या होता है? एक फंडामेंटली एक फिलॉसफी होती है सेल्फ हेल्प की, म्यूचुअल एड की, कि मतलब आपस में मिलके, मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए या एक पर्टिकुलर कॉज के लिए 150 लोग एक साथ जुड़ गए। उन 150 लोगों ने, अगर मान लेते हैं कि क्रेडिट की सोसाइटी है, 150 लोगों ने एक एक हजार रुपए जोड़े, एक एक हजार रुपए जोड़े 150 लोगों ने, तो 1.5 लाख रुपए हो गए। अब उनमें से कभी किसी को हो सकता है 10,000 रुपए की जरूरत पड़े, कभी किसी को 20,000 रुपए लोन लेने की जरूरत पड़े, तो वो उसको लोन दे सकते हैं। फिर जो वो पैसा आता रहेगा कुछ इंटरेस्ट पे, तो उनसे दूसरे लोग भी लोन लेते रहेंगे। या फिर बहुत सारे लोगों ने मिलके फर्टिलाइजर्स जोड़े, या फिर बहुत सारे डेयरी वालों ने मिलके मिल्क अपना जोड़ा, फिर उसको बड़े लेवल पे मार्केट करा, जैसे अमूल का एग्जांपल है। तो जो कॉपरेशन जो होता है, इट इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ सेल्फ हेल्प, म्यूचुअल एड एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग मेंबर्स। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। यहाँ पर हर मेंबर का इक्वल वोटिंग राइट होता है, इररेस्पेक्टिव कि उसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है। अब कैसे कंट्रीब्यूट करना है, उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बाई लॉज होते हैं। वर्ड इज बाई लॉज, BYELAWS। तो जो बाईलॉज होते हैं, कोई भी सोसाइटी अपने बाईलॉज के अकॉर्डिंगली काम करती है। तो बाईलॉज एक तरह का चार्टर हो जाता है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जिसमें उस सोसाइटी के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज, उसके क्या इन्स एंड आउट्स है, कैसे वर्क करेगी, वो सब कुछ लिखा होता है। उस सोसाइटी का एक तरह से फाउंडेशन या कॉन्स्टिट्यूशन समझ लीजिए सोसाइटी के रेस्पेक्ट में। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को जब सोसाइटी बनना होता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी दो तरह से रजिस्टर होती है। एक तो होता है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक पर्टिकुलर स्टेट में काम कर रही है, वो होता है स्टेट के आरसीएस के पास, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास। ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है। बट अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक स्टेट के बाहर भी काम कर रही है, मतलब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, वो रजिस्टर होती है सीआरसीएस के पास। इसे कहते हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंडर आता है। विद द टाइम हम इस चीज के बारे में थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे। अभी अपने टॉपिक पर चलते हैं। मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ जो मैंने ये लिखा है। ओके, तो हमने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, वो क्या था कि जो उसके मेंबर्स है ना, उन्हें एक तरह से सर्विसेज देनी है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपस में लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, अपने किसी साथी को हेल्प कर रहे हैं, एक तरह से प्रॉफिट कमाना नहीं है। प्रॉफिट तो सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि अपने ही लोगों की हेल्प करना। अब क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट जो है वो सेकेंडरी टास्क हो जाता है, प्राइमरी नहीं हो जाता। इसीलिए ये ट्रेडिशनल बिजनेस एंटिटी से अलग है। अब कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट अभी के अकॉर्डिंगली अगर आप सोचोगे, तो आप सोचोगे बहुत सारी नई चीजें हैं बिजनेस में। इमेजिन करो उस समय का इंडिया या उस समय का वर्ल्ड, जब वर्ल्ड में कुछ ही गिने चुने नेशंस थे जो ज्यादा पावरफुल थे, वर्ल्ड वॉर कोई हुआ नहीं था, और उस समय गरीबी ज्यादा थी। ऑल ओवर द वर्ल्ड गरीबी थी, और इंडिया में तो और भी ज्यादा गरीबी थी, क्योंकि इंडिया में बिजनेस इतना ज्यादा नहीं था और ब्रिटिशर्स हमें लूट रहे थे।
तो ऐसे टाइम में कोऑपरेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निकल कर आया था, उसको भी आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अब जो अगर प्रॉफिट कुछ होता भी है कोऑपरेटिव में, है ना? जो भी सरप्लस जनरेट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, उसे कहते हैं, मतलब वो सरप्लस अपने मेंबर्स को वेलफेयर के लिए अब दे दिया जाता है, या फिर मेंबर वेलफेयर के लिए दे दिया जाता है, या सोसाइटी अपने पास एक रिजर्व बना के रख लेती है, जिससे सोसाइटी को और बड़ा करते हैं। फॉर एग्जांपल एक नया ऑफिस खोलना है, सोसाइटी में जब सोसाइटी बड़ी होती जा रही है तो सोसाइटी के लिए स्टाफ हायर करना है, तो जो पैसा मेंबर्स को दे दिया, है ना, प्रॉफिट का जो पैसा मेंबर्स को दे दिया, उसे कहते हैं डिविडेंड। अब कोई सोसाइटी कितना डिविडेंड देगी, वो सोसाइटी के प्रॉफिट पे, सोसाइटी के बाईलॉज में, और जो सोसाइटी के लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी, डिपेंडिंग कि वो एक ही स्टेट में यूनी स्टेट सोसाइटी है या फिर एक से ज्यादा स्टेट में मल्टी स्टेट सोसाइटी है, वो उनके अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा। तो cooperative societies, they play a crucial role in promoting social justice, economic equity, inclusive growth, specifically rural और सेमी अर्बन एरियाज के लिए। ओरिजिन की अगर बात करें तो ग्लोबल ओरिजिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। जो मॉडर्न कोऑपरेटिव मूवमेंट है ना, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100-150 साल पहले, उस समय क्या था, इकोनॉमिक हार्डशिप बहुत ज्यादा होती थी। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था यूरोप में, उस समय वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता था। तो उसके लिए रॉचडेल सोसाइटी आई थी एक, रॉचडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पायनियर्स, ये इंग्लैंड में बनी थी 1844 में। यहाँ से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव मूवमेंट एक तरह से शुरू हुआ था। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए, रॉचडेल पायनियर्स ने कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल दिए, जो विद द टाइम धीरे धीरे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स में इवॉल्व होते चले गए। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स पे आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन बनती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, और जो कि ग्लोबल बॉडीज जैसे कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, इस तरह की बॉडीज भी इसको रिकॉग्नाइज करती हैं। तो इसके लिए 7 प्रिंसिपल्स हैं, 7 कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है? और ये प्रिंसिपल्स किसने फॉर्मुलेट करे या डेवलप करे? आईसीए ने, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने। क्या क्या? सबसे पहला है वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप। जो कोऑपरेटिव्स होंगे वो हर इंसान के लिए ओपन होंगे जो उसकी मेंबरशिप लेना चाहता है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट, रिलीजन और इकोनॉमिक स्टेटस। जेंडर, कास्ट, रिलीजन और इकोनॉमिक स्टेटस के डिस्क्रिमिनेशन के बिना कोऑपरेटिव कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी उसका मेंबर बन सकता है। इसमें डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होगा। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल से हमारा मतलब है कि हर मेंबर के पास इक्वल वोट होगा, जहां पे एक मेंबर बराबर एक वोट होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसने कितना ज्यादा शेयर खरीदा। आप अगर स्टॉक मार्केट के थ्रू किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, आप उसमें वोटिंग में जाते हैं, तो आपका जो वोटिंग राइट होता है वो आपके शेयर के परसेंटेज पे डिपेंड करता है। कोऑपरेटिव में ऐसा नहीं है। मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, जो मेंबर्स होते हैं वो कोऑपरेटिव की कैपिटल में, शेयर में इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। मेंबर्स कंट्रीब्यूट इक्विटेबली टू द कैपिटल ऑफ द कोऑपरेटिव एंड शेयर इन द सरप्लस बेस्ड ऑन देयर पार्टिसिपेशन। ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस होती है। कोऑपरेटिव्स अपने आप में सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। सेल्फ गवर्निंग से मैंने आपको बोला, ये अपने बाई लॉज के अकॉर्डिंगली चलती हैं, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। जो डे टू डे ऑपरेशंस है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करने का स्ट्रक्चर है, उसमें कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होता। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, जिन लोगों के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, उन्हीं में से कुछ लोग डेमोक्रेटिक वे में एक इलेक्शन लड़ते हैं, और वो उस सोसाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाते हैं। उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई एक चेयरपर्सन हो जाता है, कोई एक वाइस चेयरपर्सन हो जाता है। अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ये मिलके अलग अलग उसमें एक तरह से कमिटीज बनाते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें 25 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, उसमें से 4 लोग मिलके लोन कमेटी हो जाएगी, अगर हम क्रेडिट की बात करते हैं। दूसरे 4 लोग मिलके मान लेते हैं कि ऑपरेशंस कमेटी हो जाएगी। फिर कोई 4 लोग मिलके ऑडिट कमेटी बना लेंगे। फिर कोई 4 लोग मिलके कोई दूसरी तरह की कमेटी बना लेंगे। तो इस तरह से ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस होती है। हाउएवर उन्हें कई बार गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, जैसे कुछ हमारे रूरल कोऑपरेटिव्स होते हैं, उन्हें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, बट स्टिल कोऑपरेटिव अपने आप में ही फंक्शन करता है। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन, जो कोऑपरेटिव्स होते हैं वो अपने मेंबर्स को, अपने एम्प्लॉयज को उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम तरह तरह की एजुकेशन और ट्रेनिंग करवाते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे आरबीआई की एक नोटिफिकेशन में आया था कि आरबीआई एक मिशन लेकर आ रहा है कि जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके डायरेक्टर्स की, उनके एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवानी है। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज खुद भी अपने एम्प्लॉयज की और अपने मेंबर्स की ट्रेनिंग कराते हैं अलग अलग। कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स,
जो कॉपरेटिव्स होती हैं वो लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती हैं, एक साथ मिल के काम करती हैं सो दैट दे स्ट्रेंथन द मूवमेंट। फॉर एग्जांपल हम जब कॉपरेटिव्स की बात करते हैं तो बिल्कुल बेस लेवल पर हमारे पास होता है रूरल कॉपरेटिव्स या फिर अर्बन कॉपरेटिव्स। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्रेडिट से रिलेटेड बात करूंगा, कॉपरेटिव बैंक से रिलेटेड बात करूंगा, क्योंकि हमारा रिक्रूटमेंट कॉपरेटिव बैंक के लिए हम लोग कर रहे हैं, जो प्राइमरी फोकस है। तो रूरल कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव, ये एक डीसीसीबी होता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उससे रिलेट करते हैं। और जितनी भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है डीसीसीबी के अंडर आती हैं। ऐसे ही एक स्टेट में मान लेते हैं कि 10 डीसीसीबी है, वो 10 डीसीसीबी मिलके उस स्टेट के एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े होंगे। तो ये कोऑपरेटिव इस तरह से आपस में एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। ये होता है कॉपरेशन अमंग कोऑपरेटिव। दे वर्क एट लोकल लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। क्लियर? आगे कंसर्न फॉर कम्युनिटी। जो कोऑपरेटिव होते हैं ना, दे ऑपरेट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ देयर कम्युनिटीज बियॉन्ड जस्ट मेंबर बेनिफिट। वो पूरी कम्युनिटी को डेवलप करने की बात करते हैं। और ये हम अभी के हिसाब से बात नहीं कर रहे, अभी तो लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगेन गो बैक टू द ईयर 1884, 1844, 1890, 1905, 1920, 1921। उस टाइप का आप इंडिया को या वर्ल्ड को सोचो, जब वर्ल्ड कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो पाता था। उस समय लोगों के डेवलपमेंट के लिए लिमिटेड ऑप्शंस होते थे। तो वहां पे लोगों के अपने कम्युनिटीज के डेवलपमेंट के लिए कोऑपरेटिव्स का रोल बढ़ना शुरू हुआ था। अब कोऑपरेटिव मूवमेंट को हम इंडिया में बात करते हैं, इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट किस तरह से चला था। तो इंडिया में क्या हुआ था, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था ना, उस समय गांव वाले जो हमारे किसान भाई लोग थे या रूरल पॉपुलेशन थी, उनके ऊपर उधारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वो मनी लेंडर्स पे डिपेंड होते थे। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में तब से चल रहा है। इसको हमने अलग अलग स्टेजेस में यहाँ पे समझने की कोशिश करी है। सबसे पहले हम प्री इंडिपेंडेंस फेज देखते हैं। इंडिपेंडेंस से पहले जब इंडिया में ब्रिटिश का रूल था, तब कोऑपरेटिव किस तरह से था। तो उस समय 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट आया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स लेकर आए थे द इनेक्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904। यहां से इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुआ था। इस एक्ट का एम क्या था? इट वाज टू प्रोवाइड अफोर्डेबल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू फार्मर्स एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज। ब्रिटिशर्स ये एक्ट लेकर आए थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनेंगी तो वहां से फार्मर्स को क्रेडिट मिल पाएगा, लोन मिल पाएगा, पैसा मिल पाएगा। तो जो बड़े, जैसे पुरानी मूवीज में नहीं दिखाते थे कि गांव के कुछ बड़े जमींदार होते थे और वो किसान को लूटते थे, लोन देने के चक्कर में उसकी जमीन छीन ली है कुछ ऐसा। तो इस तरह के उत्पीड़न से किसानों को बचाने के लिए, ताकि वो इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंड ना करें, अपनी क्रेडिट सोसाइटी से लोन ले पाए, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 इंडिया में आया। इसके बाद एक्ट फर्दर इवॉल्व हुआ 1912 में। 1912 में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट आया, इसने कोऑपरेटिव्स का स्कोप बढ़ा दिया। पहले क्या था? पहले तो जो था ये मतलब सिर्फ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के लिए था। नाउ दे अलाउड द फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्रेडिट सोसाइटीज एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये जो 1912 वाला एक्ट था, दिस लेड द फाउंडेशन फॉर ब्रॉडर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर इन इंडिया। अब यहाँ पर जो कोऑपरेटिव्स थे, दे रिमेन लिमिटेड इन आउटरीच एंड वर प्राइमरी कन्फाइंड टू एग्रीकल्चर क्रेडिट एक्टिविटीज। तो ये जो था ना 1904 में, 1912 में, कोऑपरेटिव्स की आउटरीच लिमिटेड थी, लिमिटेड लोगों तक इनका एक्सेस था। और मेजरली ये एग्रीकल्चर क्रेडिट एक्टिविटीज तक ही लिमिटेड थे या प्राइमरली कन्फाइंड थे। फिर 1915 में मैकलैगन कमेटी आई। मैकलैगन कमेटी को हेड करा था सर एडवर्ड मैकलैगन ने। इन्होंने जो कोऑपरेटिव्स इंडिया में उस टाइम पर काम कर रहे थे उनको रिव्यू करा 1912 के एक्ट के बाद। और इन्होंने बोला कि क्रेडिट सोसाइटीज के एक्सपेंशन की नीड है, बेटर सुपरविजन की जरूरत है और ऑफिस बेयरर्स की जरूरत है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज का सुपरविजन कौन करता है? जब हम क्रेडिट रिलेटेड बात करते हैं तो क्रेडिट रिलेटेड सुपरविजन आता है नाबार्ड के पास। बट अगर उस कोऑपरेटिव के आगे बैंक लग जाता है, उसे अगर बैंकिंग का लाइसेंस मिल जाता है, उस केस में जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जिन्हें हम रूरल कोऑपरेटिव बैंक भी बोलते हैं, वो तो नाबार्ड के ही पास है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डीसीसीबी या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एसटीसीबी, इनका सुपरविजन होता है नाबार्ड के पास। और कुछ सिटीज में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से यूसीबीज, यूसीबीज का सुपरविजन होता है आरबीआई के पास में। ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद दोबारा से 1919 में फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या हुआ, जो कॉर्पोरेशन का सब्जेक्ट था, ठीक है, वो सेंट्रल से हटके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दे दिया था। ऐसे समझ लीजिए कि उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स की थी, जैसे अभी हमारी
इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से मतलब है जो उस समय स्टेट्स हुआ करती थी, जैसे अभी हमारे पास स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, उस समय वैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती थी। तो जो कॉर्पोरेशन सब्जेक्ट था वो स्टेट से हटा के प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर कर दिया था। इसके थ्रू क्या हुआ, इसके थ्रू स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट आए। जैसे बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, सबसे पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट था जिसमें एक्सप्लिसिटली वन मेंबर वन वोट का कॉन्सेप्ट आया था। अभी यूपी में यूपी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, कौन से ईयर का है वो हम लोग यूपी वाले वीडियो में देखेंगे। दिल्ली में दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, मध्य प्रदेश में एमपी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है। ये सब कौन से एक्ट की वजह से आया था, जो स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट बने, कौन से एक्ट के बाद बने, साल 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद से। क्लियर, आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, ये भी जो फेज था ना, इस फेज में भी जो मूवमेंट था वो प्राइमरली एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ही रिलेटेड था। और इसमें सफरिंग क्या थी कि इनएडुकेट कैपिटल थी, पुअर रिकवरी थी और लिमिटेड ज्योग्राफिकल कवरेज थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज आने शुरू हुए। जब इंडिपेंडेंस हुई उसके बाद में क्या हुआ, तो कॉपरेटिव्स जो थे वो इंडिया के प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का पार्ट बने। क्योंकि आप सोचिए 1954 में बैंकों का नेशनलाइजेशन भी नहीं हुआ था, ठीक है, जब पहला ये कोऑपरेटिव्स का बना। अब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में। 1947 में अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया के पास जो भी बैंक्स थे वो अपने स्पेसिफिक रीजन में काम कर रहे थे। सिर्फ एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था उस समय, आप लोगों ने पढ़ा है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था जिसकी भी लिमिटेड ब्रांचेस थी, बाकी सारे बैंक्स अपने अपने जोन में काम कर रहे थे। तो नेशनलाइज्ड बैंक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, किसी बैंक की ऑल इंडिया प्रेजेंस नहीं थी, बहुत ज़्यादा बैंकिंग के ऑप्शंस भी नहीं थे उस समय। अच्छा, दूसरा, इन बड़े बैंकों के अलावा रीजनल रूरल बैंक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि वो बने आपके 1975 के बाद से। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक ये 2014 के बाद से बने। तो आपके पास कुछ बैंक्स हुआ करते थे, इंपीरियल बैंक हुआ करता था, आरबीआई था, और कुछ नहीं था। बट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी उस समय। तो 1954 में ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी बनाई गई। ये जो ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी थी, इन्होंने बोला कि स्टेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ क्रेडिट विद मार्केटिंग होनी चाहिए, और स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए। इसके थ्रू क्या हुआ, जो कोऑपरेटिव्स थे, कोऑपरेटिव को स्टेट सपोर्टेड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में कन्वर्ट किया गया। यहाँ पे स्टेट सपोर्टेड से मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। 1954 की पीरियड के बाद में रैपिड एक्सपेंशन होना शुरू हुआ कोऑपरेटिव्स का, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर क्रेडिट, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग और इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर क्रेडिट तक नहीं रहे, हम लोग बाकी एरियाज में भी बढ़े अपने कोऑपरेटिव्स को लेके। 1963 में एनसीडीसी बना, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये एक एपेक्स बॉडी बनाई गई फॉर प्लानिंग एंड प्रमोटिंग कोऑपरेटिव डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग एंड एलाइड सेक्टर्स, ठीक है। फिर ग्रोथ फेज था। तो 1960 से 1980 तक का जो टाइम था वो ग्रोथ फेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा हुआ था। क्यों? क्योंकि इनिशियली जो कॉपरेटिव्स थे वो तो सिर्फ एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए थे। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे और ज्यादा बनने लगा, जैसे फर्टिलाइजर्स के सेक्टर में आया, डेयरी सेक्टर में आया। डेयरी सेक्टर में जब ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बहुत अच्छे से हेल्प करा। उन्होंने टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट करा, सीड्स करा, फर्टिलाइजर करा, इरिगेशन सपोर्ट करा। फिर व्हाइट रेवोल्यूशन आया। व्हाइट रेवोल्यूशन के टाइम पे अमूल निकल के शुरू हुआ, जो अमूल मिल्क, अमूल आइसक्रीम आज आप खाते हैं। तो अमूल अपने आप में एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली 1 लाख करोड़ का मार्क एनुअल टर्नओवर इनका आया है साल 2025-26 में। तो इस टाइम पर क्या हुआ था, इस टाइम पे डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स के अंदर सोसाइटीज बननी शुरू हुई, जैसे फर्टिलाइजर्स, हाउसिंग, कंज्यूमर गुड्स, रूरल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज और मल्टी सेक्टोरल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बन गया, रेदर देन लिमिटिंग ओनली टू एग्रीकल्चर क्रेडिट। क्लियर? फिर 1980s के बाद हमारे यहाँ इंडिया में इटसेल्फ एलपीजी रिफॉर्म्स आए। तो वहां पे हमारी बाकी चीजें भी होनी शुरू हुई, रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन फेज आया 1991 से लेके प्रेजेंट तक। तो जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, उस समय क्या हुआ, आपके बैंक्स का नेशनलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका था, प्रायोरिटी सेक्टर का कॉन्सेप्ट आ चुका था बैंकों के लिए, और हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए भी यहाँ पे परमिट कर दिया, हमारा एफडीआई भी बढ़ाना शुरू हो गया, नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स डेवलप होने शुरू हो गए, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कंपटीशन और ज्यादा बढ़ता चला गया। साल 2004-5 में वैद्यनाथन कमेटी बनाई गई। वैद्यनाथन कमेटी जो थी, टास्क फोर्स थी ऑन रिवाइवल ऑफ रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। टास्क फोर्स ऑन रिवाइवल ऑफ रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस
इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला एक शॉर्ट टर्म रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर होना चाहिए। शॉर्ट टर्म रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर क्या था? पैक्स, डीसीसीबी, एससीबी। ये रूरल की बात हो रही है, क्योंकि अर्बन एरियाज में तो फिर भी आपके पास बैंक्स थे, और फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी हो गए थे, उन्हें हम सेपरेटली पढ़ेंगे। जो कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है, एक स्पेसिफिक वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे, रूरल और अर्बन दोनों को पैरेलली लेते हुए। और ये जैसे शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव्स है, ऐसी लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव्स भी होते हैं, ये हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे। इससे क्या हुआ? इससे फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हुई, कंप्यूटराइजेशन हुआ, और 3 टियर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर बना। कौन सी कमेटी पे बना 3 टियर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर? वैद्यनाथन कमेटी में। वैद्यनाथन कमेटी कब आई? साल 2004-5 में आई। नाम क्या था? नाम था टास्क फोर्स ऑन रिवाइवल ऑफ रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। फिर इसके बाद आया 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहां पर क्या हुआ? यहाँ पे कोऑपरेटिव्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। जो कोऑपरेटिव्स थे, इट है ना, तो इस 97th अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 19(1)(c) के अंदर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐड हुआ, विच वेयर इट गिव्स यू राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स बिकम अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 43B आया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, स्टेट टू प्रमोट वॉलेंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। फर्दर पार्ट 9B आया। पार्ट 9B से मतलब है आर्टिकल 243ZH से आर्टिकल 243ZT। बस ये रेंज याद कर लीजिएगा कौन से आर्टिकल्स की बात थी और किस आर्टिकल में क्या बोला गया। यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव्स के लिए डिटेल्ड प्रोविजंस बनाए गए। एक खास चीज ये ध्यान रखिएगा, साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पार्ट 9B को हटा दिया था फॉर स्टेट कोऑपरेटिव्स, बट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के लिए ये चलता रहा। क्यों? क्योंकि जो कोऑपरेटिव है ना, जो कोऑपरेटिव वर्ड है, अब जैसे हमने देखा था कि 1919 में क्या हुआ था कि कोऑपरेटिव को सेंट्रल से हटा के प्रोविंशियल स्टेट्स को कर दिया था। अब जो हमारा प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, जो हमारा भारत का संविधान है, उसमें कोऑपरेटिव स्टेट लिस्ट का भी पार्ट है और सेंट्रल लिस्ट का भी पार्ट है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सब्जेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट का भी सब्जेक्ट है। तो जो पार्ट 9B था कॉन्स्टिट्यूशन का, स्टेट कोऑपरेटिव्स के लिए इसे हटा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, बट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के लिए ये चलता रहा। रीसेंट डेवलपमेंट्स की हम लोग बात करें तो 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनी थी। एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गई हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर अमित शाह जी के अंदर। 6 जुलाई 2021 को मिनिस्ट्री क्रिएट हुई थी, और इस मिनिस्ट्री का जो विजन था दैट वाज सहकार से समृद्धि। सहकार से समृद्धि का मतलब था प्रोस्पेरिटी थ्रू कॉर्पोरेशन, है ना। तो इसका क्या काम हुआ मिनिस्ट्री का? इंडिया में कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए फोकस, पॉलिसी सपोर्ट, फ्रेगमेंटेशन हटाना, कोऑपरेटिव्स को प्राइमरी टू एपेक्स लेवल सभी कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करना, एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बना दी गई। 2023 में बात हुई वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड ग्रेन स्टोरेज प्लांट की। ये कोऑपरेटिव सेक्टर के थ्रू था, कैबिनेट ने इसको अप्रूव करा। इसका एम था कि जो पैक्स है हमारे पास, पैक्स में गोडाउन्स बनाने हैं, सो दैट जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं वो कम हो जाएंगे और फार्मर्स की इनकम को स्ट्रेंथन किया जाएगा। साल 2025 में नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी आई, एनसीपी 2025, 24 जुलाई 2025 को लॉन्च की गई थी। एक पुरानी 2002 की पॉलिसी उसको रिप्लेस करा। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी में 20 इयर्स का रोड मैप दिया गया है, साल 2025 से लेकर 2045 तक, फॉर मेकिंग कोऑपरेटिव इंजन्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, डिजिटलाइजेशन, एक्सपोर्ट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कि कोऑपरेटिव्स जो हैं, कोऑपरेटिव का मतलब सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट के लिए नहीं, हर तरह के कोऑपरेटिव्स की बात कर रहे हैं। उनकी हेल्प से हमें इंक्लूसिव ग्रोथ बढ़ानी है, इंडिया में डिजिटाइजेशन बढ़ाना है, डिजिटलाइजेशन सॉरी, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ानी है। अभी जो हमारे कुछ ऑनगोइंग इनिशिएटिव्स चल रहे हैं कोऑपरेटिव्स की फॉर्म में, वो क्या चल रहे हैं? कंप्यूटराइजेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज पैक्स, मॉडर्न बायलॉज फॉर पैक्स, है ना। तो मॉडर्न बायलॉज में क्या है? अभी क्या है कि हर पैक्स के अलग अलग बायलॉज है। तो एक सैंपल बना दिया जा रहा है कि इन गाइडलाइंस पे उन्हें अपने बायलॉज को अमेंड करना है। तो एक मॉडल दे दिया, एक फ्रेमवर्क दे दिया कि इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली उनका होना है। क्यों? क्योंकि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को कुछ भी एडिशनल काम करना है, जैसे कि अभी फैब के करंट अफेयर्स में आया था कि, तो उसमें उनको अपने बायलॉज में अमेंडमेंट करना होता है। बायलॉज में अमेंडमेंट साल में एक ही बार हो सकता है। तो उन्हें मॉडल बायलॉज दे दिए गए जिसकी हेल्प से वो मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन सकती हैं। इसमें डेयरी, फिशरीज, इनपुट सप्लाई, रिटेल, इस तरह तरह की जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, पैक्स को उनके साथ लिंक करने के लिए या पैक्स को फर्दर इवॉल्व करने के लिए बात बोली गई। इसके अंदर एक टारगेट दिया गया हमें कि 2 लाख नई मल्टीपर्पज पैक्स हमें स्टैब्लिश करनी है इन अनकवर्ड पंचायत और विलेजेस।
जिन पंचायत में, विलेजेस में कोई कोऑपरेटिव नहीं है, रूरल कोऑपरेटिव नहीं है, वहां पे हमें पैक्स बनाने हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 की बात हुई है, ये कोऑपरेटिव लेड डेयरी डेवलपमेंट होगा। नए नेशनल लेवल कोऑपरेटिव्स बनाने की बात हुई, जैसे नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बनाने की बात की जा रही है, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड बनाने की बात की जा रही है। तो न्यू नेशनल लेवल कोऑपरेटिव्स बनाने हैं। फर्दर जो पैक्स हैं, पैक्स को ये भी रिसेंटली आया है, फैब के करंट अफेयर्स का पार्ट था ये, एफपीओस के साथ इंटीग्रेट करना है, जो हमारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, कॉमन सर्विसेज सेंटर्स के साथ में इंटीग्रेट करना है, ई सर्विसेज के लिए इंटीग्रेट करना है। इससे क्या होगा, पैक्स का डिजिटलाइजेशन भी होगा, मॉडर्नाइजेशन भी होगा, और एक सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेगा। जब पैक्स पे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए बिजनेस बढ़ रहा है, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए लोग भी चाहिए होंगे। तो उसमें जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनके स्किल्स अपग्रेड होंगे, और कुछ जगह कुछ नया रिक्रूटमेंट भी आएगा, जैसे आप लोग रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हैं। कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चरल ग्रोथ हुआ इंडिया में। स्ट्रक्चरल ग्रोथ में क्या था कि हम लोगों ने जब बात करी, जो प्राइमरी लेवल है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, 3 टियर सिस्टम पढ़ा था ना हमने 2004 वाला। प्राइमरी लेवल है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ये ग्रासरूट लेवल पर काम करती हैं, बट ये रूरल लेवल पर है। इसी के करस्पॉन्डिंग अगर सिटी में हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं बैंकिंग में, और बाकी फिर दूसरी सोसाइटीज होती है, जैसे हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ये पैक्स और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस के बीच का एक लिंक होते हैं। एपेक्स लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, जो कि पैक्स को पॉलिसी देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, रीफाइनेंसिंग और ओवरऑल सुपरविजन देते हैं। बट इस सब के साथ साथ ये अपने बैंकिंग के फंक्शंस भी ड्यूली परफॉर्म करते हैं। कोऑपरेटिव अब बहुत सारे सेक्टर में हो गए, जैसे डेयरी के अंदर अमूल है, फर्टिलाइजर्स के अंदर इफ्को है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर नाफेड है, ये आप लोग करंट अफेयर्स में इसके बारे में बार बार पढ़ते रहते हैं। तो एक डिटेल्ड वीडियो में हम इंडिया की इन इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव्स को भी जानेंगे, सिलेबस के अंदर ही है, मॉड्यूल 4 या मॉड्यूल 5 के अंदर होगा। ये जो स्ट्रक्चरल एक्सपेंशन है, इससे क्या हुआ, कोऑपरेटिव्स इंडिया के रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी का की इंस्टीट्यूशन बन गए हैं। तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, साल 1904 में क्या हुआ था, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट आया था, फर्स्ट लीगल फ्रेमवर्क बना था कोऑपरेटिव क्रेडिट्स का। 1912 में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया, यहाँ पे नॉन क्रेडिट और सेंट्रल सोसाइटीज बनाने की बात की गई। 1915 में मैकलैगन कमेटी आई, इन्होंने बोला कि एक्सपेंशन करना है, सुपरविजन बढ़ाना है। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, यहाँ पे कोऑपरेशन जो है इससे सेंट्रल से हटा के प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाया गया। 1954 में ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी बनाई गई, और उसमें बोला गया कि स्टेट की पार्टनरशिप्स होनी चाहिए कोऑपरेटिव्स में। 1963 में एनसीडीसी बनाया गया, जो कि एपेक्स बॉडी बना कोऑपरेटिव सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। 2004-5 में वैद्यनाथन कमेटी आई, जिसके अंदर रिवाइवल पैकेज बनाने की बात की गई रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव्स के लिए, और 3 टियर स्ट्रक्चर दिया गया। 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर क्या कहा, पहले तो इसके अंदर अमेंडमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आया कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव 19(1) में हमारा फंडामेंटल राइट बना, डीपीएसपी में वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट भी बना, और एक पार्ट 9 भी ऐड हुआ। पार्ट 9 भी को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2021 में बोला कि ये स्टेट के लिए मैंडेशन नहीं है, बट सेंट्रल के लिए, मतलब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए मैंडेट हो गया ये। 2021 में जुलाई में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनी, जिसका विजन था सहकार से समृद्धि। 2023 में हमने डिसेंट्रलाइज ग्रेन स्टोरेज प्लांट बनाने की बात कही, जिसमें पैक्स लेवल गोडाउन बनाने की बात की गई। और 2025 में हमारी नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी 2025 आई, जिसमें 20 ईयर्स का रोड मैप दिया गया है, साल 2025 से 2045 तक का। तो ये इंडिया में कॉर्पोरेटिव एवोल्यूशन की टाइमलाइन आ गई हमारे पास। अभी इसमें हमने कोऑपरेटिव बैंक्स को कवर नहीं करा है, कोऑपरेटिव बैंक्स को हम सेपरेटली करेंगे, जिसमें प्राइमरी फोकस हमारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का रहेगा। प्राइमरी पार्ट हमारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का रहेगा, उसके अंदर तो उसके लिए सेपरेट वीडियो रखेंगे। रोल क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, अगर इंडियन इकोनॉमी में बात करें, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रोल होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि ये लोगों को जोड़ता है ना। और जो इसका एम भी था वो भी ये था कि इनफॉर्मल मनी लेंडर से हटा के जो क्रेडिट वाले हैं, तो उनको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू पैसा मिल पाए। तो इसमें एक्सेसिबल और अफोर्डेबल क्रेडिट मिलता है रूरल को और अंडर सर्व पॉपुलेशंस को। इसमें क्या होगा, जो इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं क्रेडिट के, जैसे कि मनी लेंडर्स, तो वहां से फार्मर्स की डिपेंडेंस कम होती है, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन कम होता है। कोऑपरेटिव्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छे से एड करते हैं, हेल्प करते हैं, जैसे सीड्स के थ्रू, फर्टिलाइजर्स के थ्रू, क्रेडिट के थ्रू। कलेक्टिव मार्केटिंग होती है, तो बेटर प्राइस रियलाइजेशन होता है फार्मर्स के लिए, उन्हें उनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रेंथनिंग होती है, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका अमूल है। Cooperatives also promote social inclusion by encouraging participation of women, marginalized community and self-help groups.
बट कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंदर चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो कि इनकी ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे कोऑपरेटिव्स ऐसे होते हैं कि जिनके पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं है, वीक गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स है। क्योंकि जब बना था तब की बात अलग थी, 1900 के बिगिनिंग में या फिर 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। आज की हम लोग जब बात करते हैं तब, तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सी जगह इनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर में मतलब उतने पढ़े लिखे लोग तो नहीं होते कि वो गवर्नेंस को अच्छी तरह से कर पाए। फिर लोगों के खुद के पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा आगे हो जाते हैं कि अच्छा मेरे चाचा को जॉब पे लगा लो, मेरे भतीजे को जॉब पर लगा लो, है ना, मेरे भतीजे को लोन दो तो लोन माफ कर देंगे, इस तरह के काम होने लग गए हैं। तो ये एक तरह का लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट और वीक गवर्नेंस को दर्शाता है। फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं जैसे कि लो कैपिटल बेस है इनका, पुअर रिकवरी ऑफ लोन्स है, जिसकी वजह से इनकी सस्टेनेबिलिटी भी अफेक्ट होती है। फिर कुछ जगह रीजनल डिस्पैरिटीज है कि कहीं जगह तो कोऑपरेटिव का नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, यहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, स्ट्रांग कोऑपरेटिव बैंक्स है। फॉर एग्जाम्पल अभी 2 या 3 दिन पहले का करंट अफेयर था, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक इंडिया का लार्जेस्ट कोऑपरेटिव बैंक बन गया है, 1 लाख करोड़ का बिजनेस करा है उसने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। तो ये महाराष्ट्र बेस्ड है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। 1 लाख करोड़ का बिजनेस किसी भी कोऑपरेटिव बैंक के लिए बहुत बड़ी बात है। वो खैर हम लोग जब यूसीबीज का वीडियो करेंगे उसको अलग से समझेंगे। और क्योंकि इनके पास फंड्स की दिक्कत होती है ना, कैपिटल बेस कम है, तो इनके पास लिमिटेड अडॉप्शन होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, और डिजिटल सिस्टम्स भी इनके पास कम होते हैं, जिसकी वजह से इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी रिड्यूस्ड होती है। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द कॉपरेटिव्स। अगर आप लोगों को कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा डेडिकेटेड ग्रुप है यूपी कोऑपरेटिव बैंक के रिक्रूटमेंट का, यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको वीडियो लेक्चर की, और वीडियो का लिंक और बाकी सारी चीज़ें भी मिलती चली जाएंगी, डिस्कशन कर सकते हैं आप। ये मेरा ग्रुप है जहाँ पे हम लोग आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट या बाकी बैंक एग्जाम से रिलेटेड बात करते हैं। ये मेन चैनल है विश्वास क्लासेस का, और ये मेरा ग्रुप है जहाँ पे हम लोग इंटरव्यू रिलेटेड डिस्कशन करेंगे जब कोऑपरेटिव बैंक का इंटरव्यू का टाइम आएगा। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।